दे ना दे, सरकार ने आपके अकाउंट में जो आएगा उसका टैक्स काट ही लेना है। यार यहाँ पे मेरे 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, 4 घंटे लगे, उसकी जगह अगर मेरे पास गाड़ी होती तो सिर्फ मेरे 3 घंटे बच जाते। आप यहाँ पे जब आ जाओगे आपको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आपका किसी भी वीजा पे न्यूजीलैंड आने का प्लान बन गया या आपका प्लान बन रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए भी। यार मुझे इन चीजों को वहां जाके फेस करना है, ये चीजें वहां जाके एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम में, तो इनको मुझे डील करना है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा और इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा तैयार होकर भी आना पड़ेगा। तो आज हम सारी उन चीजों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। अगर आप इन चीजों को डील नहीं कर सकते तो शायद न्यूजीलैंड आपके लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका न्यूजीलैंड आने का सफर को इफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो लोग इंक्लूड हो जाते हैं जो स्पेशली किसी वर्क वीजा पे आते हैं या फिर किसी कोई अपनी जॉब छोड़ के आते हैं, मतलब स्टडी वीजा को छोड़ के या विजिटर वीजा को छोड़ के। मैं वर्क वीजा वालों की स्पेशली इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो, आप इंडिया में कुछ भी करते थे, कोई भी आपका बैकग्राउंड था, कुछ भी था आपका, पर यहाँ पे आपको एक बार आके जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता भी आप वहां पे कोई मैनेजर थे या कुछ थे, एक बार आपको आते ही अपने फील्ड में वही पोजीशन, वही डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, उसी इंडस्ट्री में जॉब इवन नहीं मिलेगी। तो आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा स्ट्रगल करने के लिए। स्ट्रगल मतलब हो सकता है आपको 1 साल के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाए, पर वो 6 महीने या वो 1 साल का पीरियड, 1.5 साल का पीरियड जो भी है, तो आपको वो स्ट्रगल के लिए भी, जो मुझे सर्वाइव के लिए कोई ना कोई जॉब जो भी मिलती है करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। मतलब आपको हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहना पड़ेगा भी। बार मुझे जाते ही अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। 1-2% ऐसी हाई स्किल डिमांड्स हैं जहां पे आपको मिल जाती है, पर आप मान के चलो भी मेजोरिटी ऑफ द केसेस 95% से ज्यादा लोगों को जॉब नहीं मिलती जाते ही अपने फील्ड में। तो ये चीज को आपको कंसीडर करके आना पड़ेगा अगर आप न्यूजीलैंड आने का प्लान कर रहे हो। दूसरी यहाँ की जो चीज है वो है यहाँ का वेदर। ओ गॉड, अगर आपको सर्दी से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है उनको गर्मी ज्यादा पसंद है, सर्दी में वो सर्वाइव करने के लिए उनके बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। कईयों को एलर्जी हो जाती है स्किन की या कोई और इशू आ जाता है। तो अगर आपको विंटर से थोड़ी बहुत इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये कंट्री बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में भी आपको मतलब मान के चलो हम लोग रजाई ओढ़ते रहे हैं गर्मियों में भी, समर के टाइम पे भी हल्का सा पंखा लगाते थे 1-1.5 महीना। तो विंटर में आप सोचो क्या हाल होता होगा। आपको न्यूजीलैंड का जियोग्राफिकल कंडीशन पता है भी, न्यूजीलैंड 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ का में तो फिर भी आप रह सकते हो, किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर लोगे अगर आपको विंटर से मतलब सर्दियों से प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ठंड से प्रॉब्लम है। पर जैसे ही आप साउथ आइलैंड में सपोज करो आपकी क्राइस्ट चर्च वगैरह में जॉब लग गई या इधर दनेदन वगैरह में जॉब लग गई या नेल्सन वगैरह में जॉब लग गई, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि साउथ न्यूजीलैंड का पार्ट आ गया और वहां पे तो आप मान के चलो वहां पे भी स्नो पड़ रही है। और स्नो यहाँ ऐसा नहीं भी चलो बोलेंगे आप लोग कनाडा में भी तो स्नो पड़ती है, वहां भी तो एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा इशू ये नहीं है भी, यहाँ इशू है भी टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे इतनी ठंडी जो हवा चलती है ना, वो बहुत दिक्कत करती है। और विंटर में आप मान के चलो अगर 6 महीने विंटर पड़ रही है तो उसमें 5 महीने बारिश होगी, ये हाल है विंटर का। अगर इसके चलते आपको इन चीजों में प्रॉब्लम है, मतलब विंटर वगैरह या सर्दी से या ठंडी हवाओं से आपको थोड़ा सा इशू है, तो इस प्रॉब्लम को भी आपको कंसीडर करके आना पड़ेगा। अभी वेदर आपको तंग करेगा, ठीक है। मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके लिए टैक्सेस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूजीलैंड में सैलरी बहुत है, नो डाउट न्यूजीलैंड में पैसा अच्छा खासा बनता है, मिनिमम वेज अच्छा खासा है, आपको आवर भी अच्छे मिल जाएंगे, आप अच्छा कमा भी लोगे, पर उसका एक हाई परसेंटेज टैक्स के फॉर्म में सरकार आपसे ले लेगी वापस। ये जो हमारे इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं रोड्स की प्रॉपर, अगर थोड़ा सा रोड में कहीं खड्डा हो जाता है तो तभी शाम को वहां पे ब्लॉक करके उसको ठीक करने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज और जो आपका मतलब सर्विस चलती रहती है, ये हो गया कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये फैसिलिटी दे दो, ये उनको हेल्प कर दो, तो ये जो सब चलता रहता है,
तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग यहाँ पे टैक्स देते हैं, और वो दे ना दे सरकार ने आपके अकाउंट में जो आएगा उसका टैक्स काट ही लेना है, जो भी आप उस जिस स्लैब में भी आते होगे। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है। तो टैक्स देने के लिए आप क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया में जनरली टैक्स से लोग बच जाते हैं। इंडिया में क्या सीन है, अगर आप 5 लाख के अंदर आते हो तो आप टैक्स से बच जाओगे, मतलब भरना पड़ता है उतना ही आपको वापिस आ जाएगा, है ना, जीरो टैक्स, आप नो टैक्स स्लैब में आते हो। पर यहाँ पे आप चाहे कुछ भी कमाते हो, आपको मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो गया हो भी भाई मुझे टैक्स देना ही है, और वो जब आपकी सैलरी आएगी तो आपको लगेगा साला इतना टैक्स कट गया, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो गया ना भी भाई टैक्स देने हैं। अच्छा, फोर्थ मेरा जो पॉइंट है वो मैं पर्सनली इसको हमेशा रेकमेंड भी करता हूँ भी भाई इस चीज पे ध्यान दो, वो है आपका ड्राइविंग। यहाँ पे बिना गाड़ी के आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आपका जॉब या आपका कॉलेज अगर कुछ भी ऐसा है जो वो सिटी से थोड़ा सा बाहर पड़ता है, आउटर में पड़ता है, तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड की किसी भी सिटी में, स्पेशली किसी भी सिटी में, स्पेशली अगर वो बड़ी सिटी नहीं है वहां तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना गाड़ी के। तो आपको ड्राइविंग में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको ड्राइविंग पसंद नहीं है या नहीं आती, तो भाई साहब आपके बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लीज उसके लिए बुरे दिन नहीं कह सकता, आप उसके लिए प्रिपेयर हो गया ना। मैं सर ये चीजें ये नहीं बता रहा अभी अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप यहाँ रह ही नहीं सकती, मेंटली प्रिपेयर हो के आना पड़ेगा। अभी मुझे इन चीजों की वहां पे दिक्कत आने वाली है, तो मुझे ऑटोमेटिकली होता है ना बंदे को भी यार ये तो मुझे पता ही था भी इसकी दिक्कत आएगी, पर मैं कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसमें एडजस्ट हो जाऊंगा। तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर ये चीजें आपके फेवर में नहीं है तो वो उसमें ड्राइविंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ड्राइविंग मतलब आपके पास कार होनी जरूरी है, और कार तभी होगी अगर आपको ड्राइविंग आती है, और या आपको ड्राइविंग पसंद है, चाहे पसंद है या नहीं है आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपना टाइम सेव करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिफ्थ मेरा जो पॉइंट है वो है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप मान के चलो सबके पास कार है, कोई बच्चा कोई लड़का लड़की 18 साल का वो उसने अपनी गाड़ी ले लेनी है क्योंकि उसका लाइसेंस बन जाना है ना। सब जो भी है घर में अगर 2 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो उन दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ी है क्योंकि सबको टाइम सेव करना है। तो इतनी ज्यादा गाड़ी होने के कारण यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको इस चीज को भी बियर करना पड़ेगा। भी हो सकता है अगर जो डिस्टेंस आप गाड़ी में 30 मिनट में ट्रैवल कर रहे हो, 30 मिनट लग रहे हैं आपको स्टॉप पे जाने पे या कहीं जाने में, आपको गाड़ी में अगर 30 मिनट लग रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस में हो सकता है आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएं, और वो भी तब अगर आपको 1 या 2 बस चेंज करनी पड़ रही है। कई जगह तो आपको 3 से ज्यादा बसें भी चेंज करनी पड़ सकती हैं इतने से डिस्टेंस के लिए। तो वो चीजें मैटर करती हैं, वो चीजों के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर कईयों के माइंड में चल रहा है क्या हुआ अगर ड्राइविंग नहीं आती, क्या हुआ अगर कार नहीं है तो मैं बस पकड़ के चला जाऊंगा। जा सकते हो, बसों की सर्विस हर जगह है, ट्रेन की सर्विस हर जगह है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, और सर्विस भी अच्छी है। पर इशू क्या है, वो आपका टाइम बहुत ले लेंगी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपका बहुत टाइम ले लेंगी। तो उस चीज को आप थोड़ा स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा जब आप एक्सप्लोर करोगे, पर धीरे धीरे जब आपको लगेगा यार यहाँ पे मेरे 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, 4 घंटे लगे, उसकी जगह अगर मेरे पास गाड़ी होती तो सिर्फ मेरे 3 घंटे बच जाते, तो तब आपको जाकर रियलाइज होगा भी यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख के आना भी, हाँ इंडिया की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छी सर्विस है बसों की, ये पॉइंट को भी आप कंसीडर करना यहाँ आने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भी मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बताया था भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत हाई है। अगर मिनिमम वेज अच्छा है यहाँ पे, आपको पैसा अच्छा बनता है नो डाउट, पर यहाँ पे आपका लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और लिविंग ऑफ कॉस्ट में मैं कुछ लग्जरी इंक्लूड नहीं कर रहा, आपकी नॉर्मल रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरीज होगी, आपके नॉर्मल जो मिसलेनियस खर्चे हैं, चाहे वो इंटरनेट का है, बिजली का है या ट्रैवलिंग का है, कुछ भी है, उन सबको इंक्लूड करके भी आपका खर्चा बहुत हो जाता है। तो एक लिविंग कॉस्ट वो जो हर साल अभी पिछले 3-4 साल में तो बहुत बढ़ गई है, तो उसको भी आपको मेंटली ऐसा, सिर्फ आप इनकम पे मत सोच के आना भी मेरी इतनी इनकम हो रही है तो मैं ये कमा रहा हूँ वो कमा रहा हूँ, इस चीज को भी ध्यान में रखना भी, उसके साथ साथ मेरे ये खर्चे भी हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे काफी बड़ा फैक्टर है, आपका काफी सैलरी का काफी पोर्शन आपका लिविंग ऑफ कॉस्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हल्की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कईयों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है या शुगर की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे मेडिकल सर्विस का बहुत बुरा हाल है, हेल्थ केयर का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल मतलब ऐसा है भी, सपोज करो आपको कुछ करवाना है, मतलब नॉर्मल आपका घुटने का कोई ऑपरेशन करवाना है या कोई आपकी इंजरी होगी उसका ऑपरेशन करवाना है, तो ये भी नहीं पता आपको 3-3, 4-4 महीने वेटिंग में पड़ जाए। मतलब आपको तारीख मिल जाएगी भाई आपको 3 महीने बाद आपका ऑपरेशन होगा, उससे पहले डॉक्टर ही फ्री नहीं है।
इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि हम लोग आए हैं इंडिया से। अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा हैं, और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, अगर ज्यादा नहीं है तो आप इमरजेंसी में जाओ, आप एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ले सकते हो, नहीं है तो आप किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे आपको डॉक्टर रात को 12 बजे 2 बजे कुछ भी हो जाए, इंडिया में हर तरह का मेडिकल फैसिलिटीज आपको हर टाइम अवेलेबल है। वो खर्चा एक अलग बात है, पर यहाँ पे क्या है, आपको मेडिकल ही नहीं मिलेगा, आपको पहले ऑनलाइन या आपको फोन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये नहीं पता प्रॉब्लम आपको आ जा रही है, अपॉइंटमेंट आपको 4 दिन बाद की मिलेगी। आपको आज फीवर हो गया तो वो फोन पे आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलेंगे, तब तक बंदा वैसे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत इशू है। हमारे यहाँ ना छोटे छोटे क्लिनिक बहुत खुले हुए हैं, जहाँ पे आपका नॉर्मल बीपी चेक वगैरह, शुगर चेक, ये सारी चीजें हो जाती हैं, पर ये चीजें यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, यहाँ आने का सोच रहे हो, तो इस चीज को, मेडिकल इमरजेंसी या आपके हेल्थ केयर सिस्टम को, अगर इन चीजों से आपका कोई भी इशू है या आपको लग रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान में रख के आना पड़ेगा भी भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिले हो सकता है, जो मुझे फैसिलिटीज मिलनी है, जो मेरा इलाज होना है, या मुझे डॉक्टर्स की जो हेल्प मिलनी है, या हॉस्पिटल की या मेडिकल की कोई भी हेल्प मिलनी है, उसमें मेरा डिले हो सकता है। ये यहाँ पे ये काफी बड़ा इशू है। और सिर्फ ऐसा नहीं भी सिर्फ डिले होता है, बहुत ज्यादा महंगा है। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया भी था भी, यहाँ पे नॉर्मल एक्सरे करवाने का भी आपका $250 लग जाता है। नॉर्मल एक्सरे बिल्कुल सिंपल, कुछ ऐसा नहीं भी फैसिलिटी उन्होंने ये प्रॉपर एंगल से लिया ना, कुछ नहीं, नॉर्मल एक्सरे 1 मिनट में एक्सरे हो गया, उसका $250 है, मिनिमम है वो। हमने सर्च करके गए थे भी कहाँ हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमें पता था भी ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। उसका भी $250 है। आप समझ लो भी, बाकी अगर थोड़ा सा सीरियस इशू हो गया तो कहाँ जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गया ना। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी, इन चीजों को आप ज्यादा खर्चे को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो मेडिकल इमरजेंसी का या हेल्थ केयर के। बाकी फिलहाल के लिए आप इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर करना, जैसे आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा 8th पॉइंट है भी, क्यों आपको न्यूजीलैंड आने से पहले इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए, ये चीजें आपको तंग करेंगी, वो है भी आप यहाँ पे जब आ जाओगे, आपको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का काम है, अगर आपको अपनी जेब हल्की होने से बचाना है। मतलब क्या हुआ, वो करो आपके घर का कोई पंखा खराब हो गया, या कोई आप नई चीज लेके आए हो जो आपको इंस्टॉल करनी है, या कुछ भी ऐसी चीज, अगर तो आप रेंट वाले घर पे हो, तब तो आप अपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को या ऑनर को बोल दोगे भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको चीज को हैंडल करो, वो अलग चीज है। तो अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो आपको कुछ भी करना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी बंदा आएगा वो आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे गेट खराब हो जाता है, मतलब गेट का लॉक खराब हो गया, सिर्फ लॉक खराब है ना, वो आएगा, वो 5 मिनट में आपका लॉक ठीक करके चला जाएगा। अगर तो चेंज करना है तो 10 मिनट लगा लो, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, पर वो आपसे मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम $50 के आसपास ले लेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे इस चीज का क्या है, वो बंदा तुम्हारे पास स्पेशली आया है तुम्हारा काम करने। अब तुम्हारे काम को 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट में लग रहे हैं, वो तो अपना कुछ टाइम निकाल के आया है ना तुम्हारे पास, तो उनके मिनिमम चार्ज है, वो तुमसे लेगा ही लेगा। जैसे हमारे इंडिया में मान लो पंखा खराब हो गया, हम किसी को भी इलेक्ट्रिशियन को, अपने गांव वाले को या अपने शहर वाले आसपास वाला होता है, उसको फोन करते हैं भाई आगे हमारा पंखा देखेगा, वो आता है, हम उसको 50 रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं, वो तारें ठीक करके चला जाता है, जो भी इशू होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले तो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी, तब तक आपको वैसे ही रहना पड़ेगा अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, अदरवाइज आपको खुद ही अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। तो ये चीज है भी, आप थोड़ा सा इस चीज को प्रिपेयर हो गया हो भी, सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, चाहे वो थोड़ा सा लकड़ी का है, कुछ चीजें फिट करनी है। आप एक नॉर्मल टेबल लेके आते हो, टीवी स्टैंड लेके आते हो, जैसे हमारे पास एक टीवी स्टैंड है, हमने वीडियो भी बनाई थी भी टीवी स्टैंड को कैसे फिट करना है। तो उसमें क्या है, उसमें आप खोलो, या सोफा लेके आए हो, सोफे के भी जो स्टैंड वगैरह लगते हैं वो भी आपको खुद लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, जो सोफा छोड़ने आते हैं वही आपके स्टैंड स्टून लगा के देके जाते हैं, पर यहाँ पे क्या है, हर चीज आपकी पैक आती है, उसको खोलो, उसके साथ सारी चीजें दी होती हैं। भी आप चीज लेके आते हो, उसके साथ एक पेपर दिया होता है, उस पर प्रॉपर डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है भी आपको कैसे कैसे करके इसको फिक्स करना है। तो क्योंकि उनको पता है भी यहाँ को कोई फिक्स करने नहीं आएगा, हर बंदे को खुद ही करना है। तो ये चीज हो, चाहे वो प्लम्बिंग का काम है, चाहे आपका लकड़ी का काम है, चाहे किसी भी चीज का काम है, इवन आप मान के चलो यहाँ पे 80% लोग छोटे मोटे काम अपनी गाड़ियों के खुद ही कर लेते हैं, चाहे तेल चेंज करना है, चाहे फिल्टर चेंज करना है, खुद ही कर लेते हैं। उनको पता है भी सर्विस बहुत महंगी है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भी भाई वहां जाके मुझे सारे काम खुद ही करने हैं, चाहे वो किचन के काम है, चाहे आपके नॉर्मल घर के काम है, कुछ भी है। ठीक है जी। तो जो हमारा 9th पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है, आप लोग बोलोगे भी यार ये भी क्या पॉइंट हुआ, पर ये इंपॉर्टेंट तब आ जाता है जब आपको काफी टाइम हो जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है,
ये है भी इंडिया से न्यूजीलैंड की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इट मीन्स थोड़ा सा जो ट्रेवलिंग का है वो बहुत दूर पड़ जाता है। अब इस चीज का अंदाजा लगाओ भी नॉर्मल जो फ्लाइट है न्यूजीलैंड से इंडिया की या इंडिया से न्यूजीलैंड वाइस वर्सा कुछ भी लगा लो, वो 22 घंटे के आसपास है, 22 आवर्स लग जाते हैं और मिनिमम वन स्टॉप आएगा ही आएगा। तो इस चीज का रीजन क्या पड़ता है भी आप कभी भी इंडिया से न्यूजीलैंड जाने के लिए आपको मिनिमम एक दिन ट्रेवलिंग का एक साइड का देना पड़ेगा, एक साइड दूसरी साइड का मिनिमम बता रहा हूँ। हालांकि लग तो ज्यादा जाएंगे क्योंकि आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे, चाहे वो आने टाइम चाहे जाते टाइम, तो आपको 2-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा और एयरपोर्ट तक जाने का टाइम वो अलग है। तो मैं उसके अलावा नहीं, मैं सिर्फ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट काउंट कर रहा हूँ, तो मिनिमम 22 आवर के आसपास लग जाते हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा वो भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आप थोड़ा सा दूर पड़ जाता है न्यूजीलैंड, है ना। एज कम्पेयर आप किसी भी कंट्री से लगा लो, कनाडा की भी डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, इंग्लैंड की भी डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिया से। तो ये चीज है भी, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ये नहीं भी मैंने टिकट करवाई चलो इंडिया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भी ये चीज, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट जो मैं हमारा 10वां पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है भी, यहाँ पे ना लोनलीनेस बहुत है। लोनलीनेस मतलब क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। अगर तो आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ नहीं आ रहे हो, आपका कोई यहाँ पे प्रॉपर सर्कल नहीं बना, फ्रेंड सर्कल हो गया या आपका कोई फैमिली ग्रुप नहीं बना, तो आप थोड़ा सा लोनलीनेस में चले जाओगे। लोनलीनेस मतलब, हालांकि अपने लोग इतना लोनलीनेस में नहीं जाते, क्योंकि क्या होता है हमें आदत है, हम बातें करते रहते हैं, कोई ना कोई अपना दोस्त अपनी कम्युनिटी का बना ही लेते हैं, ऐसा सर्कल बना ही लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये चीज नोट की है भी, यहाँ पे लोग जो स्पेशली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो थोड़े से अकेले होते जाते हैं, क्योंकि अब उनके बच्चे उनकी अपने कामों कारों में बिजी हो गए। और यहाँ पे ये सिस्टम अलग है ना, हमारे जैसे फैमिली इकट्ठी रहती है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, तो वो थोड़ा सा लोनलीनेस वाला सिस्टम भी आ जाता है। ऐसा नहीं ये सबके साथ होता है, मैं स्पेशली आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आओगे, सपोज करो आप अकेले आ रहे हो यहाँ पे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 1 महीना आपको कोई ऐसा मिले ना जो आपसे बात करने वाला हो, तो वो चीज आपको घर की याद भी आ सकती है, यार यहाँ से वाला मैं अकेला पड़ गया। हर चीज टाइम लेती है, तो टाइम के साथ आपका सर्कल भी बन जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल भी बन जाएगा, आपका थोड़ा सा वो ग्रुप भी बन जाएगा जहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे, आपका टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि जब छुट्टी काम होता है तब तो आपका टाइम निकल जाएगा, पर जब छुट्टी होती है तब टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लोनलीनेस भी एक मैटर करता है। पर हाँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कोई लोगों के लिए मैटर करता है, कईयों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा था ये कंसीडर करना जरूरी है। तो ये मेरे से 10 पॉइंट जो आपके लिए मुझे लग रहा है भी, यहाँ आने से पहले आपको थोड़ा सा इन चीजों पे भी देखना चाहिए भी, हाँ यार मुझे इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, या मुझे इन चीजों की वैसे तैयारी करके जानी पड़ेगी। बस ये था आज की वीडियो में। बाकी आप लोग अपना खुश रहो। फिर भी अगर आपको इन पॉइंट्स में से किसी के ऊपर डाउट आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताओ। अगर और कोई आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव कोई भी न्यूजीलैंड आने का प्लान कर रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि उनको भी यहाँ के थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आए। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।